Assalamualaikum students, I hope you all are very well. तो चलिए हम अपने आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने तरह के ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं उनको पढ़ेंगे। और उससे पहले हमने जो लास्ट लेक्चर में अपनी पाइथन स्टार्ट की थी उसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम लोग गूगल कोलैब का यूज़ करते हुए, जिसमें कंपाइलर इंटरप्रेटर वर्क करता है जो कि क्लाउड बेस है, हमारी ड्राइव के साथ उसको ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देती है। इंस्टॉलेशन की कतई ज़रूरत नहीं है। तो गूगल कोलैब में एक हमारे पास GPS GPU हमारे पास ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो यूज़ होता है। जिस तरह एक CPU है ना हमारे पास, लेकिन यहाँ पर जो कनेक्टिंग करता है होस्ट को, उसको चलाने के लिए, कोड को रन करने के लिए वो GPU का यूज़ किया जाता है। यानी कि जो मशीन लर्निंग के बड़े बड़े मॉडल्स, AI के मॉडल्स जो अगर यूज़ करने हों तो वो गूगल कोलैब का यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। हम लोगों ने गूगल कोलैब में देखा था कि किस तरह से हम लोग टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं चीज़ें, हम लोग किस तरह से कोड लिखते हैं, उसको रन किस तरह से करते हैं। शॉर्टकट की का भी यूज़ हमने देखा कि कंट्रोल प्लस एंटर को प्रेस करेंगे तो वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर हम लोग जुपिटर नोटबुक का यूज़ करें तो उसमें शिफ्ट प्लस एंटर का यूज़ होता है एज ए शॉर्टकट की कोड को रन करने के लिए। फिर हम लोगों ने उसका फर्स्ट बिल्ट इन फंक्शन प्रिंट यूज़ किया था, जो हर तरह के आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए या मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर हमने उसमें डेटा टाइप्स पढ़ी थी और उसी के साथ वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि वेरिएबल क्यों ज़रूरी है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिक्लेयर करना, डिफाइन करना, कि जो भी मेमोरी में हम लोग स्टोर करवा रहे हैं वैल्यू, अपना काम, अपना टास्क जो भी परफॉर्म करवा रहे हैं, उसके लिए वेरिएबल जो उसका रेफरेंस होता है, उसको लोकेट करता है, उसका एड्रेस होता है जिसके नाम से वो मेमोरी में स्टोर होता है, जाना जाता है, उसके लिए हमने ये अपना कॉन्सेप्ट समझा था। फिर उस वेरिएबल को हम किस तरह की वैल्यू असाइन करते हैं उसके लिए हमने डेटा टाइप्स पढ़ी थी। और डेटा टाइप्स हमने पढ़ी थी 5 तरह की होती हैं। न्यूमेरिक में इंटीजर, फ्लोट आ जाती है हमारे पास। फिर डिक्शनरी है जो की और वैल्यू का एक पेयर होता है, जो कि आगे ये एज अ डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास यूज़ होंगी, आएंगी। फिर लिस्ट थी, स्ट्रिंग थी, टप्पल थी, सेट थी, बूलियन थी। ये सारी हमारे पास पाइथन में यूज़ होने वाली डेटा टाइप्स हैं कि इस तरह की वैल्यूज़ हमारे पास वेरिएबल में हो सकती हैं। फिर वहीं पे हमने ऑब्जेक्ट रेफरेंस भी देखा था कि अगर एक वेरिएबल एक वैल्यू को स्टोर कर रहा है, लोकेट कर रहा है, और सेकंड वेरिएबल भी उसी वैल्यू को लोकेट करे तो क्या डिफरेंस है, चेंज अगर हम करेंगे तो क्या दोनों की वैल्यूज़ चेंज होंगी। और अगर दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को हम एट अ टाइम चेंज करेंगे तो वो जो पिछली वैल्यू थी वो कहाँ पे जाएगी, वो गार्बेज वैल्यू कहलाती है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। पाइथन में हमारे पास किस तरह के कितने ऑपरेटर्स होते हैं। मेनली हमारे पास 3-4 ऑपरेटर्स ही यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 7 ऑपरेटर्स हैं, जो कि है अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो वही कौन सा है, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का यूज़ होता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज, मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर को देखते हैं। अर्थमेटिक जो अभी मैंने बताया कि प्लस माइनस, ये हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर है। जिसमें हम लोग प्लस सिंबल का यूज़ करते हैं, जो दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए यूज़ होता है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए। और दो ऑपरेंड्स होते हैं। ऑपरेटर वो स्पेशल सिंबल होता है जो एक टास्क परफॉर्म करता है, लेकिन किन के ऊपर वो टास्क परफॉर्म करता है वो हमारे पास दो या दो से ज़्यादा ऑपरेंड्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैरिक का यूज़ करते हैं। डिवीजन के लिए हम लोग सिंगल जो डिवीजन का होता है वो यूज़ करते हैं। फिर एक हमारे पास मॉडुलस या फिर रिमाइंडर जो परसेंटेज ऑपरेटर को शो करता है।
वो हम लोग यूज़ करते हैं। फिर डबल स्टैटिक या एस्ट्रिक हम यूज़ करते हैं पावर के लिए। और एक लास्ट है हमारे पास फ्लोट डिवीजन। अब फ्लोट डिवीजन हमारे पास यूज़ होता है जब हमने अपनी आउटपुट में दो नंबर्स को डिवाइड करने के बाद उसका आंसर सिर्फ हमें इंटीजर में चाहिए हो, तो फिर हम लोग फ्लोट डिवीजन यानी जो डबल डिवीजन वाला सिंबल है उसका यूज़ करते हैं। तो अभी हम इनमें डिफरेंस भी साथ में देखते हैं। सो स्क्रीन विजिबल है, आवाज़ क्लियर है? ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, स्क्रीन अस्सलाम। आपकी क्लियर है, विजिबल है। मुझे आपसे एक बात डिस्कस करनी थी। अच्छा सर, बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू क्लास एंड सारी चीज़ें, मैं ज़रा ये फॉर्म के ऊपर हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि काइंडली आप मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट करें कि जब आप फी स्ट्रक्चर के लिए इंटीमेट करते हैं नेक्स्ट सेशन के ठीक है, लिए, ये तो चीज़ें जो हैं वो काइंडली ग्रुप में मैंने पढ़ ली नहीं, थी। ये सर आप देखिए सर, ये क्लास है और आप रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप ये इशू हाईलाइट करें। इसकी वजह से मेरी क्लास क्लास रह गई है, और अगर हमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही देखने हैं तो फिर ऑनलाइन क्लास लेने की जरूरत क्या है? फिर मुझे ये बताइए कि अगर हम वहाँ क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे, हम चीजें नहीं पूछ सकेंगे, तो व्हाट्स द पॉइंट? तो काइंडली अगर आप फीस सबमिशन के लिए रिक्वेस्ट इनिशिएट करें तो उसके लिए एक दिन का टाइम दें कम से कम कि यार अच्छा ठीक है, मैं उनसे हम ही में से बात बहुत कर सारे लूँगा। बिजनेस प्रोफेशनल नहीं, फारूक साहब, हम में से बहुत सारे बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं, वी डोंट हैव टाइम ना। तो जैसे ही मिलता है हम वैसे ही कर देते हैं, लेकिन देन एंड देयर आप क्लास से उसको एग्जिट कर देते हैं। दिस इज नॉट अ प्रोफेशनलिज्म, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ओके, मैं उनसे बात कर लूँगा, वैसे उन्हें खुद भी पता होगा, लेकिन मैं आपको जो है वो पॉइंट एक बार फिर सामने रख दूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जैसे कहते हैं, आई बिलीव मुझे थोड़ी सी मुश्किल होगी इस क्लास में, लेकिन ठीक है, लास्ट क्लास मिस हो मैं गई है, आपके उसको भी साथ कवर लास्ट करते हैं। लेक्चर भी शेयर कर दूँगा, ठीक है। और लास्ट लेक्चर जो है वो मैं उसका लास्ट क्लास में जो स्टूडेंट्स थे मैंने उसमें लेक्चर जो है वो आई थिंक 10 रखा था, लेकिन अब उसका लेक्चर मैं 11 रख कर शेयर करूँगा, और इस आज की क्लास का मैं लेक्चर 10 जो है वो शेयर करूँगा, ठीक है। सॉरी, लेक्चर 12। और जो लेक्चर 10 होगा वो मैं डैशबोर्ड का लेक्चर आपके साथ शेयर करूँगा, और मे बी वो मैं आपके सर ये साथ प्रीवियस जो है वो ये ये बैच थोड़ी सी में। समझ में नहीं आई। नहीं, ये बस थोड़ा ये सा मैंने समझ में नहीं आया कहा, कि बस ये मैंने कहा कि लास्ट लेक्चर जो हुआ था वो आई थिंक आपका लेक्चर 10 था, लेकिन अब मैं उसको लेक्चर 11 पाइथन 1 के नाम से शेयर करूंगा। और आज वाली जो क्लास का लेक्चर है ये वैसे लेक्चर 11 बनता है, लेकिन इसको मैं लेक्चर 12 का नाम दूंगा, साथ में आगे पाइथन 2 भी लिखूंगा। और जो लेक्चर 10 होगा चूँकि एक वो एक्सेल की जो सीरीज़ बनी थी, मैं चाह रहा हूँ कि वो उसी तरह से कंप्लीट रहे, तो लेक्चर 10 जो है वो एज अ डैशबोर्ड मैं आपके साथ शेयर करूँगा बाद में। बाद में ठीक है, ठीक है। ठीक है, ताकि तो वो वो एक, नौ लेक्चर एक्सेल के होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, और वो एक उसका डैशबोर्ड का मिलाकर 10 हो जाएंगे। ओके, एक्सेल के 10 हो जाएंगे, ठीक जी। है, ठीक है। दैट्स परफेक्ट। सो ओके, आज हमारे पास हैं ऑपरेटर। सबसे पहले हमने पढ़ा था अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब यहाँ पर मैंने हैश का यूज़ किया है, जो कि कोड वाले सेल में ये कमेंट कहलाता है, जो एग्जीक्यूट नहीं होता, इग्नोर हो जाता है, लेकिन इसको हम लोग यूज़ करते हैं अपने पर्पस के लिए। यानी कि अगर बाद में आफ्टर सम टाइम्स हम अपनी इस नोटबुक को ओपन करें या अपने काम को दोबारा जब देख रहे हों, तो फिर हमें एटलीस्ट ये कमेंट में जो हमने अपने लिए आसानी के लिए जो डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, जो एक लाइन लिखी होती है, एज अ नोट लिखा होता है, जो हमें याद रहे कि ठीक है इस सेल के अंदर मैं क्या काम कर रहा था या क्या काम मैंने किया है, तो वो एक मुझे कमेंट के फॉर्म में मिल जाता है। जिस तरह यहाँ पे मैंने कमेंट लिख दिया है कि यहाँ पर मैं अर्थमेटिक, इस सेल के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। वैसे तो उसको सेल को देखते सारी मुझे पता तो चल जाएगा कि इसमें ऑपरेशन कौन सा यूज़ हुआ है, लेकिन फिर भी एज अ रिमेम्बरेंस मैंने यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर लिख लिया। तो इसी तरह जब हम आगे डाटा के ऊपर वर्क करेंगे तो वहाँ पे मैंने जो काम करना होगा उसका हम लोग लिख लेंगे, जो साथ साथ चले हम लोग देख भी लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। प्रिंट मैंने लिख लिया फंक्शन और पैरेंथेसिस लगाई। अब देखें यहाँ पर ये गूगल कोलैब का यूज़ करने का ये भी एक पर्पज़ है कि इसमें हमें पूरा कोड लिखने की खुद ज़रूरत नहीं होती, वो हमें साथ साथ चीज़ें सजेस्ट करता जाता है कि अब देखें मैंने ऊपर लिखा है अर्थमेटिक ऑपरेटर, वो मुझे खुद ही यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है कि आपने ये अर्थमेटिक का यूज़ करना है इन्हीं वैल्यूज़ का। तो हम जस्ट टैब बटन को प्रेस कर देंगे कि हमने देखना ही है कि हमारे पास ये किस तरह से फंक्शन मेथड्स यूज़ होते हैं।
तो यहाँ पर मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा है 2+3। हमें तो पता है ठीक है ये 2+3 5 है, लेकिन ये अर्थमेटिक ऑपरेटर तो हमारे पास रियल वर्ड के अंदर भी ये यूज़ डेली लाइफ में होते ही हैं कि हमने जब भी कोई बड़ी वैल्यूज़ को सम करना हो, उसमें से कोई रिडक्शन करनी हो, हमने कोई मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है ना, जिसकी बहुत सी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। हमने फ़ी स्ट्रक्चर देखना हो, हमने यहाँ पे कोई सैलरी एम्प्लॉयज़ की कैलकुलेट करनी हो, हमने डेली की जो है वो ट्रांजैक्शन कैलकुलेट करनी हो, हमने सेल्स वगैरह कैलकुलेट करनी हो, सम अप करनी हो, कुछ भी करना हो, तो उसके लिए हमारे पास यही ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। तो पाइथन में भी हम वही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक या चंद लाइंस का कोड लिखते हुए हम ये काम परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये एक दो जो है वो मोस्टली जब हम टॉपिक्स पढ़ लेंगे तो फिर साथ साथ हम इसी में पाइथन में ही अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी डेली से रिलेटेड जो है वो बिल्ड करते रहेंगे। जिस तरह भी मैंने बताया कि सैलरी को हमने कैलकुलेट करवाना है, उसमें से टैक्स को डिडक्ट करना या फिर टैक्स को भी बीच में ऐड करना, सारी चीज़ें। तो इस तरह के छोटे छोटे हम लोग यहाँ पर टास्क भी परफॉर्म करेंगे जब कुछ टॉपिक्स हमारे पास कवर हो जाएंगे। तो प्लस के लिए हम प्लस सिंबल का यूज़ करते हैं, माइनस के लिए माइनस का, कि 2 - 3। अब हमें भी पता है कि 2 - 3 आंसर हमारे पास क्या आएगा, सर 2 - 3 -1 आएगा। एग्जैक्टली -1 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास क्या है, माइनस का साइन है। उसके बाद 2 × 3 हमें पता है कि ये आंसर 6 है, लेकिन हम देख रहे हैं कि क्या वाकई ही इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हुए हमारे पास एग्जैक्ट यही आंसर आता है। तो यहाँ पर अभी वो इसको कनेक्ट करेगा, हमारा जो कर्नल है जो इस कोड को रन करता है, जो पाइथन के कोड से ह्यूमन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर देखें 2+3 5, 2 - 3 -1 ही आंसर आता है, 2 × 3 6 आ गया। अब जब 2 को हम डिवाइड करेंगे 3 पे, तो इसका मतलब है कि 3 बाहर होगा और 2 अंदर होगा, जिस तरह से हम लोग छोटी क्लासेस में डिवीजन करते थे। तो ये जो सिंगल डिवीजन का ये सिंबल है, ये यूज़ होता है कि जिसमें पॉइंट्स वाले नंबर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जब हम किसी नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं और हमें आउटपुट में पॉइंट वाले नंबर नहीं चाहिए, सिर्फ पॉइंट से पहले वाले यानी इंटीजर नंबर्स चाहिए, तो फिर हम डबल फ्लोर का यूज़ करते हैं। सॉरी, डबल डिवीजन के जो ये सिंबल है जिसको फ्लोर डिवीजन कहा जाता है। अब देखें 2 को जब हमने डिवाइड किया 3 पे तो आंसर आया 0.66666, लेकिन जब ये पॉइंट और ये 66 मुझे नहीं चाहिए थे, सिर्फ पॉइंट से पहले वाली वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने फ्लोर डिवीजन का यूज़ किया, तो उसका आंसर मेरे पास सिर्फ आया है 0। तो वो पॉइंट वाली वैल्यूज़ इन्वॉल्व नहीं होती। और ये जो परसेंटेज है ये हम यूज़ करते हैं मॉडुलस रिमाइंडर के लिए, कि एक बार सिंगल डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर में आंसर बच जाता है वो हमारे पास आउटपुट में डिस्प्ले होता है। और डबल स्टेरिक जब हमने किसी नंबर्स की पावर्स, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप कैलकुलेशन, आप कोई मैथ का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, तो हम ये पाइथन का सिंपली यूज़ करते हुए उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 2 की पावर 3 टाइम्स हमारे पास 8 होती है, यानी 2 को 3 टाइम्स इटसेल्फ मल्टीप्लाई करें तो वो 8 आंसर आता है। देन सर यस, फारूक साहब ये प्लीज बताइएगा कि ये 2%3 इसका आंसर 2 कैसे आया? क्योंकि 2 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता, सॉरी 3 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि जो नंबर ऑपरेटर के बाद लिखा होता है वो बाहर आता है और जो ऑपरेटर से पहले होता है वो अंदर लिखा जाता है, जिस तरह हम लोग इस तरह से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब चूंकि 3 के टेबल में 2 तो नहीं आता, तो ऊपर लगेगा 0, नीचे भी आ जाएगा 0, तो फिर रिमाइंडर में हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अच्छा, ठीक है, तो रिमाइंडर में वो जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि 3, चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया है 3%3। तो अब यहाँ पर आंसर मेरे पास क्या आ गया है 0, क्योंकि 3 पे पूरा डिवाइड हो चुका है, 3 1 ज़ा 3, तो 3 - 3, तो रिमाइंडर में क्या बचा 0। अच्छा तो सर अब मुझे एक बात बताइए, इसमें जो है ये परसेंटेज एज ए डिवाइड का काम कर रहा है, आई मीन एज अ डिवाइड साइन यूज हो रहा है। तो अगर कोई डेसिमल में अगर कोई जा रहा है, जैसे 2/3 था तो वो डिवाइड तो हो जाएगा, लेकिन वो 0 पॉइंट समथिंग डेसिमल में जाएगा, तो वो उसको परफॉर्म नहीं करेगा, जो राउंड फिगर्स होंगे हमेशा उसको परफॉर्म करेगा। कौन सा, ये परसेंटेज का?
हाँ हाँ, जैसे अगर आपने 3 परसेंटेज लिखा तो सिर्फ 0 जो आ गया। रिमाइंडर में जो नीचे आंसर बच जाता है ना, सिर्फ हमें वही आउटपुट में देता है। वो जो ऊपर पॉइंट्स में या विदाउट पॉइंट्स जो ऊपर हम लोग आंसर लिखते हैं वो उसको शो नहीं करवाता। वो सिर्फ नीचे रिमाइंडर में जो बच जाता है वही हमें आउटपुट में डिस्प्ले करवाता है। उसके अलावा वो और कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाएगा। यानी कि यहाँ पर जब मैं 3 को डिवाइड करूँगा 3 पे तो आंसर आता है 1, ठीक है, ठीक लेकिन है। वो हमें 1 शो नहीं करवाएगा, बल्कि जो नीचे रिमाइंडर में बच गया होगा वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले करवाएगा। लेकिन अगर हमें आंसर ही देखना है तो उसके लिए ये डिवीजन और फ्लोर डिवीजन के हमारे पास ऑपरेटर्स ओके यूज़ होते ओके हैं। ओके, मैं समझ गया सर। आप कह रहे हैं कि नीचे जो आंसर हमारे पास लाई करेगा वो जो यस, उसको सिर्फ वो उसको उसी को डिस्प्ले करवाएगा। ओके, मतलब अगर हम 6 डालेंगे तो 3 टू द 6 तो यहाँ पे तब भी 2 देगा, हाँ यस। रिमाइंडर देगा नीचे का। जी, ओके। वो सिर्फ रिमाइंडर हमें देगा। परसेंटेज फिर इसको रिमाइंडर। ओके, फिर सर नेक्स्ट। थ्री यस। टू जार सिक्स देंगे तब भी जीरो ही देगा, क्योंकि रिमाइंडर में तो जीरो आएगा। कहाँ पे? यहाँ पर अगर आप 2 रखेंगे तो फिर वो हमें 2 देगा, क्योंकि 3 के टेबल पे 2 तो नहीं आता, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे चले, ये 6 कह रहे हैं, 6%3, हाँ, वो तब भी 0 ही देगा, फिर 3 भी टू वो द जीरो, 6 क्योंकि पूरा 6 एलिमिनेट जो है होगा। वो 3 के टेबल पे आता है। रिमाइंडर में वही आएगा जो सिर्फ हमारे पास आंसर बच जाता होगा। जिस तरह अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा 5, तो अब मेरे पास रिमाइंडर क्या वन आएगा? 2 आएगा, वन। ठीक है, 2 आएगा, क्योंकि 3 1 ज़ा 3, क्योंकि हाँ, 3 के 5 3 टेबल में 2। तो 5 नहीं आता, लेकिन 3 ज़रूर आता है। तो 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 माइनस किया तो बाकी जो बच जाएगा वो हमारे पास आंसर यहाँ पर डिस्प्ले करवाएगा। वो उसको डेसिमल में लेके नहीं जाएगा, जो फर्स्ट रिमाइंडर होगा वो हमेशा वो शो नहीं नहीं, करेगा। ये बिल्कुल, ये वो हमें डेसिमल में शो नहीं करवाएगा। डेसिमल में वो आंसर्स शो करवा सकता है। सर इससे ऊपर वाला जरा ऑपरेटर बता दीजिएगा। वो हमारे पास है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन कहते हैं जब हमने आंसर, ठीक है, ये रिमाइंडर और आंसर में डिफरेंस है। रिमाइंडर कहते हैं जो बकाया बच गया हो, बाकी की रकम जो रह गई हो, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर के तौर पर शो होगा। लेकिन ये जो डबल फ्लोर है, सॉरी, फ्लोर डिवीजन, जो डबल डिवीजन है, फ्लोर डिवीजन हमें वो वाला आंसर डिस्प्ले करवाता है जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज़ हों। जिस तरह यहाँ पर देखें 2 डिवाइडेड बाई 3 है, इसका आंसर डेफिनेटली हमारे पास पॉइंट में आएगा ही, 0 पॉइंट समथिंग। जब भी हम 0 पॉइंट लगाते हैं इसका मतलब है कि नीचे हमारे पास एक 0 लग जाता है नंबर के साथ। तो डबल मल्टी ये जो हमारे पास ये फ्लोर डिवीजन कहलाता है, इसमें हमारे पास आंसर जो आया होता है वो पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज़ ही सिर्फ हमें डिस्प्ले करवाता है। जिस तरह इसका आंसर, इस पे मैंने जब फ्लोर डिवीजन इम्प्लीमेंट किया तो पॉइंट से पहले 0 था, इसलिए उसने आंसर मुझे 0 दिया है। जो प्रिंट फंक्शन यहाँ पे होगा उसी का यहाँ पे आंसर हमें नज़र आएगा। पहले प्रिंट फंक्शन का आंसर हमेशा ये फर्स्ट वाला ही होगा। डबल क्लियर? मल्टीप्लिकेशन बता दें। नहीं, यहाँ पर ये 2 जो है वो 3 से क्या है, छोटा है, 3 के टेबल पे नहीं आता, तो इसलिए आंसर हमारे पास 2 ही आएगा। ओके, सो ओके, नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, यानी दो चीज़ों को जब हम कंपेयर करते हैं। जिस तरह इसकी सिंपल एग्जांपल है कि हम अपनी सैलरीज को, अपने मार्क्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है, इक्वालिटी चेक करने के लिए, तो ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स या फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं, जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, फिर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमारे पास ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। अब इनको वन बाय वन हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर मुझे दो नंबर्स के दरमियान क्या करना है, कंपैरिजन, क्योंकि दो नंबर्स या दो से ज़्यादा के दरमियान ही हम लोग कंपैरिजन यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 3 ग्रेटर देन, चलें यहाँ पर उसने मुझे खुद भी कोड लिखा हुआ दे दिया है, तो हम टैब बटन प्रेस कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर वो कह रहा है कि 3 ग्रेटर देन 2, क्या ये मेरी जो
एक्सप्रेशन है जो मैंने यहाँ पर एक तरह की कह सकते हैं कि कंडीशन यूज़ की है, क्या ये ठीक है कि 3 2 से बड़ा है, 3 ग्रेटर देन 2? बिल्कुल। तो आंसर इसका हमारे पास बूलियन वैल्यू में आएगा। अब बूलियन वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में एज अ डाटा टाइप देखी थी, जो ट्रू और फॉल्स होती हैं। या तो आंसर ट्रू होगा या फिर आंसर फॉल्स होगा। तो जब भी हमारा ये इस तरह का एक्सप्रेशन बिल्कुल सही हो, जिस तरह 3 ग्रेटर देन 2 बिल्कुल सही एक्सप्रेशन है कि हाँ 3 जो है वो 2 से बड़ा है, तो इसका मुझे आउटपुट जो है वो क्या आएगी, ट्रू आएगी। देन 3 लेस देन 2, इसकी मुझे आउटपुट फॉल्स आएगी क्योंकि 3 2 से छोटा नहीं है। अब यहाँ पर ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पे एक वक्त में 2 ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं। एक ये है कि वो कह रहा है क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, और सॉरी 2 है, यानी कि 3 2 से बड़ा है। चलिए यहाँ पर मैं अगर एक और कंडीशन सेटिस्फाई कर दूँ, चलिए ये देखते हैं। यहाँ पर अब वो कह रहा है कि 2 ग्रेटर देन 2, क्योंकि 2 ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो वो दोनों को 1 बाय 1 चेक करेगा। सबसे पहले वो चेक करेगा कि 2 ग्रेटर देन 2 क्या 2 2 से बड़ा है, तो बिल्कुल नहीं, 2 2 से बड़ा नहीं है, लेकिन वो मुझे आउटपुट फॉल्स अभी नहीं देगा। अब वो सेकंड वाला जो एक्सप्रेशन है इक्वल, वो यहाँ पर चेक करेगा, क्योंकि एक वक्त में 2 ऑपरेटर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एक वक्त में 2 यूज़ हो रहे हैं। तो अब वो चेक करेगा कि ठीक है 2 2 से भरा तो नहीं है, लेकिन वो अब चेक करेगा कि क्या 2 2 से छोटा ज़रूर है, सॉरी 2 2 के बराबर ज़रूर है। तो अब मेरे पास यहाँ पर आंसर ट्रू आ जाएगा। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देन उसके बाद इसी तरह वो यहाँ पर चेक करेगा कि 3 लेस देन इक्वल टू 2, क्या 3 2 से छोटा है। अगर तो छोटा नहीं होगा, लेकिन वो साथ में ये इक्वल वाली भी कंडीशन चेक करेगा कि चलो छोटा नहीं है तो क्या ये दोनों नंबर एक दूसरे के बराबर हैं। अगर तो ये बराबर वाला ऑपरेटर ठीक हो गया तो फिर आंसर मेरे पास ट्रू आएगा। ठीक है, इसमें वो ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू में 2 ऑपरेटर्स एक वक्त में यूज़ हो रहे हैं, वो दोनों को 1 बाय 1 चेक करेगा। अगर दोनों के दोनों फॉल्स होंगे फिर आउटपुट में हमारे पास फॉल्स आएगी, लेकिन अगर दोनों में से एक भी ट्रू हो गया तो आंसर फिर ट्रू आएगा। डबल इक्वल हमारे पास यूज़ होता है इक्वालिटी के लिए, जिसमें हम देखते हैं कि क्या दोनों साइड के नंबर्स सेम हैं, बराबर हैं। अगर तो बराबर होंगे तो फिर आंसर आएगा ट्रू। और यहाँ पर अब वो नॉट इक्वल, नॉट के लिए ये एक्सक्लेमेटरी साइन हमारे पास यूज़ होता है, नॉट इक्वल, कि क्या 3 2 के बराबर नहीं है। मैंने अब यहाँ पर खुद ऑपरेटर का यूज़ किया है नॉट इक्वल, कि 3 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो आंसर मेरे पास इसका भी ट्रू ही आएगा। सो ये देखें 3 ग्रेटर देन 2 बिल्कुल ट्रू है, 3 लेस देन 2 फॉल्स है क्योंकि 3 2 से छोटा नहीं है। तो कंपैरिजन चेक हो रहा है, रिलेशनल ऑपरेटर्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं। फिर यहाँ पर देखें 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 2 से भरा तो नहीं है लेकिन बराबर ज़रूर है, तो इसका भी आंसर मेरे पास ट्रू आया है। देन इसका आंसर फॉल्स और फिर इन दोनों का ट्रू। तो जहाँ पर हम लोग कंपैरिजन की बात करते हैं वहाँ पर फिर हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। इज इट क्लियर? जी क्लियर है। ये लास्ट वाला ऑपरेटर आप एक दफा फिर से बताएंगे, जो बिल्कुल लास्ट वाला ये हमारे पास है exclamation नॉट mark इक्वल। equal। ठीक है, नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं है, अच्छा, बराबर नहीं है। तो 3 नॉट इक्वल टू 2, मैं उसको खुद कह रहा हूँ कि 3 2 के बराबर नहीं है, तो बिल्कुल ये बराबर नहीं है क्योंकि 3 इक्वल 3 ही होता है। कोई भी नंबर वो
खुद इटसेल्फ इक्वल होगा। अगर हम उस नंबर को किसी दूसरे नंबर के बराबर रखना चाहेंगे तो वो इक्वल नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने कहा है 3 नॉट इक्वल टू 2, कि 3 2 के बराबर नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 3 नॉट इक्वल 3, तो अब मेरे पास आउटपुट फॉल्स आ जाएगी, क्योंकि 3 इटसेल्फ यहीं पे यूज़ हो रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 3 3 के बराबर नहीं है, क्योंकि 3 जैसा और कोई नंबर तो हमारे पास जो नंबर सिस्टम्स हैं उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करता। ऐसा ही है, तो 3 अगर इटसेल्फ भी 3 के इक्वल नहीं होगा तो फिर यहाँ पर आउटपुट फॉल्स आएगी। गॉट इट। ओके, नेक्स्ट थर्ड हमारे पास ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमने डे 1 से पढ़ा है। जब भी हम किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे थे तो उसके लिए हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर ही यूज़ हो रहा था। किसी भी वेरिएबल को जब वैल्यू असाइन करते हैं तो ये जो सिंगल इक्वल का डबल इक्वल इक्वालिटी के लिए यूज़ होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर में वो आता है। लेकिन सिंगल इक्वल वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए हमारे पास वो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है। लेकिन सिर्फ हमारे पास ये असाइनमेंट ऑपरेटर ही नहीं है, बल्कि एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये भी यूज़ होते हैं। अब अगर इसकी हम लोग एग्जांपल लें सिंपल, तो हमारे जो बैंक अकाउंट है उसमें जब हम लोग पैसे, अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब हम उसमें पैसे डिपॉजिट करवाते हैं तो हमारे पास उसका बैलेंस क्या आता है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर एक पैसे जो हैं वो डिपॉजिट करवाए हैं 5000, ठीक है, वो 5000 मेरे बैंक में स्टोर हो गए जैसे मैंने अकाउंट क्रिएट किया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब मैंने उसमें से कुछ पैसे निकलवाए, फॉर एग्जांपल मैंने 2000 उसमें से विड्रॉ करवाया है, तो बाकी के वो जो 3000 मेरे पास बच जाएगा वो मेरे पास सब्ट्रैक्शन एडिशन ऑपरेटर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें मेरे पास एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, उसी एक वेरिएबल की वैल्यू में से मैं कुछ वैल्यू को माइनस कर रहा हूँ और करने के बाद दोबारा से उसी वेरिएबल को मैं एक नई वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट मुश्किल लगेगा, लेकिन इसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये सिंपल एग्जांपल ली है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने डिपॉजिट करवाए हैं पैसे 5000, ठीक है, और 5000 में से मैंने अब विड्रॉ करवा दिए हैं 2000। तो बाकी के जो मेरे पास पैसे हैं वो मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास क्या रहने चाहिए। चलें यहाँ पर अगर मैं डिपॉजिट छोड़कर, चलें डिपॉजिट के साथ मैं कह रहा हूँ कि मैंने डिपॉजिट करवाए हैं, तो मेरा फिर बैलेंस क्या बन जाएगा, क्योंकि मेरे पास पहले बैलेंस में कितने थे, 0 थे। मैंने डिपॉजिट करवाए हैं 5000। अब चूंकि हमें ओरिजिनल जो अमाउंट नज़र आती है वो बैलेंस में नज़र आती है, तो अब बैलेंस में से जब मैं 2000 विड्रॉ करवाऊंगा तो मुझे एक नया वेरिएबल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिसमें मैं 3000 स्टोर करवा सकूं, बल्कि बैलेंस वाले ही वैल्यू को मुझे अपडेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं सब्ट्रैक्शन एडिशन का यूज़ करूँगा। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हम माइनस इक्वल का यूज़ करेंगे। माइनस इक्वल बेसिकली शॉर्टली हमारे पास यूज़ होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कमेंट में, ये हमारे पास बेसिकली कुछ इस तरह से यूज़ होगा, इक्वल बैलेंस माइनस विड्रॉ, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से यूज़ होता है, लेकिन शॉर्टली हम इसको माइनस इक्वल के तौर पर यूज़ करते हैं। अब इसका मतलब है कि जो बैलेंस की पुरानी वैल्यू थी 5000 वो यहाँ पर आ गई है, उसमें से मैंने विड्रॉ कितने किए हैं 2000, वो यहाँ पर आ गया, तो 5000 माइनस 2000 बाकी कितना बच गया 3000। अब इन दोनों की वैल्यूज़ को माइनस करने के बाद जो 3000 बचा है वो इस बैलेंस की वैल्यू को अपडेट कर देगा। थर्ड वेरिएबल क्रिएट करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो इस आंसर को क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो यहाँ पर मेरे पास कितना बच गया है 3000। इस चीज़ की समझ आई है कि जब एक ही वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया हो, उसमें हमने अपनी वैल्यू या कोई भी अमाउंट लिखी हो, जब हम उसमें से कोई
अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम उसी वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करने के लिए विदाउट यूजिंग अनदर वेरिएबल, उसी वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करने के लिए हम ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स के ऑपरेशंस को यूज़ करते हैं, जिसमें सब्ट्रैक्शन है और एडिशन है। अब मुझे यहाँ पर बताएं कि अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊँ बैलेंस को, तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगी? 3000। अगर मैं अब नए सेल में बैलेंस वेरिएबल की वैल्यू को कॉल करूं तो मेरे पास आउटपुट में क्या वैल्यू आएगी? 3000। 5000 आएगी, 2000 या 3000? 3000। It will be a 3000 definitely. ओके, तो यहाँ पर मेरे पास 3000 आएगी। ठीक है, क्योंकि बकिया अब उसकी वैल्यू रह गई थी 3000। अगर मैं यही चलें, यहाँ पर अब मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ बैलेंस, बल्कि नहीं, डिपॉजिट प्लस इक्वल, चले यहाँ पर मेरे पास इसकी अब जो वैल्यू है वो क्या आएगी, यहाँ पर हम देखते हैं। ओके, यहाँ पर मेरे पास डिपॉजिट की अब क्या आउटपुट डिस्प्ले होगी? 10,000. 10,000। चलिए यहाँ पर हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास 12,000 आएगा। 12,000 क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पर ये पुरानी वैल्यू तो वो सेम ही रहेगी। ठीक है, पुरानी वैल्यू यहाँ पर एज अ ऑपरेटर अगर हम लोग बात करें तो वो सेम ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने बैलेंस को भी 5,000 ही दे दिया था, जबकि बैलेंस को मैंने ये डिपॉजिट का रेफरेंस नहीं था दिया, क्योंकि डिपॉजिट में मैंने डिपॉजिट वेरिएबल को पहले डिफाइन किया और उसकी वैल्यू को। अब बैलेंस में भी अगर मुझे 5,000 देना था तो मैं यहाँ पर डिपॉजिट वेरिएबल का रेफरेंस दे सकता था, लेकिन वो मैंने नहीं दिया, तो इसलिए डिपॉजिट की वो वैल्यू सेम ही रही है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने ये डिपॉजिट यहाँ पर लिखा था। अदरवाइज़ हमारे पास जो है वो बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड तो अलग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चलता है, लेकिन उसमें ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है ये सेम रहता है, कि अगर मेरे बैलेंस में पहले से 3,000 है, मैं अगर उसमें 3,000 और ऐड करवा दूं तो बैलेंस में मेरे पास एडिशन हो जाएगा। तो सर जो ये वाला कॉन्सेप्ट है इसके अंदर तो सिर्फ जितनी भी एंट्रीज होंगी वो बैलेंस से ही रिलेटेड होंगी हाँ, सर। बैलेंस से, इसलिए मैंने यहाँ पर डिपॉजिट का ज़रा यूज़ किया था। एक ही होगा, मतलब हम डिपॉजिट और विड्रॉल को नहीं छेड़ेंगे, हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन बैलेंस से ही करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि बैलेंस हमारे पास जो मौजूदा रह जाता है, फॉर एग्जांपल आपके पास है 5,000 आपके अकाउंट में पड़ा है और आप निकलवा रहे हैं 10,000, तो क्या आपकी वो अमाउंट निकल आएगी या एरर आएगा, आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा? बिल्कुल एरर आएगा, क्योंकि वो कहेगा कि आपके अकाउंट में आपका बैलेंस इस वक्त करंटली है 5,000 और आप 10,000 निकलवा रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे पास एरर आ जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं 3,000 निकलवाऊंगा तो वो मुझे बाकी का बैलेंस क्या शो करवाएगा कि अब आपके पास 2,000 रह गया है, तो वहाँ पर वो बैलेंस वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट वहाँ पर यही यूज़ हो रहा है, वहाँ पर वो ये काम नहीं करेगा कि आपको डिपॉजिट के टाइम बैलेंस शो करवा रहा है 10,000 और जब आपने विड्रॉ करवाया तो उसका अलग से आपको रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाएगा एक नए वेरिएबल से। नहीं, वो अपने बैलेंस वाले वेरिएबल को ही क्या करेगा, अपडेट करेगा। तो बैलेंस को अपडेट कर देता है और फिर उसी से ही वो फिर डिपॉजिट और विड्रॉ की बिल्कुल एंट्रीज भी खुद बिल्कुल, ही सेट। वो उसी को अपडेट करता रहता है। अच्छा, यहाँ पर ओके, प्रिंट फंक्शन में हम ये वाला काम नहीं कर सकते, तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं बैलेंस प्लस इक्वल। अब यहाँ पर मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 6,000, क्योंकि बैलेंस की पुरानी वैल्यू क्या थी, 3,000 तो रहा। अब मैंने उसी में और क्या किया, ऐड कर दिया 3,000, तो अब मेरे पास टोटल बैलेंस कितना आ गया, 6,000। तो वो वहाँ पे एग्जांपल देने के लिए मैंने डिपॉजिट का यूज़ किया था। इज इट क्लियर? ये हमारे पास एडिशन, असाइनमेंट ऑपरेटर और सब्ट्रैक्शन था। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ होता है, जो पुरानी ही वैल्यू को क्या करता है, मल्टीप्लाई करता जाएगा। और डिवीजन भी इसी तरह हमारे पास यूज़ होता है।
ओके, नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास तीन तरह के यूज़ होते हैं जो लॉजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, एंड, और, नॉट। और इन्हीं का हम लोग यूज़ करते हैं ए एंड डी एंड, लोअर केस में, फिर ओ आर और एन ओ टी नॉट। अब एंड जो है वो, ये जो ऑपरेटर्स हैं एंड और नॉट, यानी कि जब हम लोग मल्टीपल्स कंडीशंस यूज़ कर रहे हों तो उनके दरमियान एज अ कंडीशन के तौर पर ये यूज़ होते हैं। एंड में हमारे पास आउटपुट तब आती है जब दोनों एक्सप्रेशंस ट्रू हो रहे हों, तो फिर आउटपुट फाइनल हमारे पास ट्रू आती है। और ऑपरेटर कहता है कि दोनों में से अगर एक भी ट्रू है, दोनों वैल्यूज़ या दो लोग अगर बात कर रहे हैं तो उसमें से एक भी बात अगर ट्रू है तो ओवरऑल आंसर जो है वो क्या है, ट्रू है। और नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ये सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करता है। अगर एक ट्रू है तो वो उसी की बात को क्या करेगा, फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, रिवर्स कर देगा। इसके लिए हम लोग एक यूज़ करते हैं ट्रुथ टेबल, ठीक है। और चूंकि ये ट्रू फॉल्स की फॉर्म में वर्क करता है तो यहाँ पर हम इसको ट्रुथ टेबल के तौर पर देखते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड और एक अगला ऑपरेटर है बिटवाइज। उससे रिलेटेड मैं आपके साथ एक छोटी सी रिकॉर्डेड लेक्चर, या बल्कि उसको वीडियो ही कहूँगा, आई थिंक 10 मिनट्स की होगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा आफ्टर दिस लेक्चर, तो उसको आप ज़रा एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। उसमें मैंने बाय हैंड ये चीज़ें बताई हैं, कॉन्सेप्ट सेम ही है लेकिन ये है कि बाय हैंड उसमें मैंने बताई हैं तो वो ज़्यादा ईजी आपको समझ आ जाएगा। सर ये जो डिटेल्स आप शो कर रहे हैं एज अ पिक्चर फॉर्म इंस्ट्रक्शंस, ये भी शेयर कर दीजिए। समझ नहीं आई? ये जो इंस्ट्रक्शंस आप कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, और उससे पहले भी जो आपने लॉजिक्स दिखाए थे, ये भी पीएनजी जो पिक्चर है ना, ये शेयर कर दीजिए। ओके, मैं पिक्चर्स वगैरह भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब दो, ये जो x और y है ना, ये दो वेरिएबल्स कह सकते हैं हम, ठीक है। ये दो ऑपरेंड्स हैं। अब इनकी वैल्यूज़ हैं ट्रू ट्रू। अब चूंकि दो या दो से ज़्यादा ऑपरेंड्स के दरमियान ये ऑपरेटर एंड और वर्क करता है, क्योंकि नॉट मैंने बताया है वो सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करेगा। तो इस वक्त x की वैल्यू है ट्रू और उसी के रिगार्डलेस y की वैल्यू भी है ट्रू। तो जब हम इन दोनों के दरमियान एंड लॉजिकल ऑपरेटर इंप्लीमेंट करते हैं तो एंड कहता है दोनों ही अगर ट्रू है तो फिर आंसर आपका फाइनल ट्रू आएगा। और कहता है कि ठीक है, दोनों में से अगर एक भी है तो फिर भी आंसर ट्रू, ठीक है। यहाँ पर देखें, x की वैल्यू है ट्रू, यहाँ पर y की वैल्यू है फॉल्स, तो एंड ने तो कह दिया है भाई ये आपका आंसर फॉल्स है, क्योंकि एंड ट्रू तब देता है जब दोनों ही आंसर्स ट्रू हों। और हमारे पास वो कह रहा है कि ठीक है, दोनों में से एक भी एक्सप्रेशन ट्रू है, ठीक है, आंसर आपका ट्रू है। और फॉल्स, और में सिर्फ फॉल्स। और सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि और में जब दोनों ही वैल्यूज़ फॉल्स होंगी फिर आंसर और में फॉल्स आएगा। और एंड लॉजिकल ऑपरेटर में आंसर ट्रू तब आएगा जब दोनों या बोथ एक्सप्रेशंस ट्रू होंगे, फिर आंसर ट्रू आएगा। और नॉट एक्स, यानी कि एक्स की ये वैल्यू ट्रू है तो नॉट ने उसको फॉल्स कर दिया, ये ट्रू है नॉट ने फॉल्स कर दिया, ये फॉल्स है तो नॉट ने ट्रू कर दिया। अब ये हमारे पास यूज़ होते हैं मोस्टली जब हम लोग कंडीशन इम्प्लीमेंट करते हैं। जिस तरह अगर इसकी एग्जांपल आपको मैं दूं तो हम लोग अगर किसी स्टूडेंट को ग्रेड्स असाइन करने हैं, हमने कोई भी ग्रेडिंग का काम करना है या फिर कोई भी हमने इस तरह से कैटेगराइज करना है, तो फिर वहाँ पर ये लॉजिकल ऑपरेटर्स ये यूज़ होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यस, नॉट का फंक्शन समझ में नहीं आया। नॉट एक्स मतलब कि वो सिर्फ x वाले वेरिएबल की वैल्यूज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि जो नॉट ऑपरेटर है वो एक वक्त में एक वैल्यू के ऊपर वर्क करता है। जिस तरह ये एंड और दो के ऊपर वर्क कर रहे हैं ना, कि x की वैल्यू एक वक्त में है ट्रू, y की वैल्यू है एक वक्त में ट्रू, तो फिर एंड और हमें आंसर दे रहे हैं ट्रू।
लेकिन ये जो नॉट एक्स और नॉट वाई है ये बेसिकली एक्स वेरिएबल की वैल्यूज़ और वाई वेरिएबल्स की वैल्यूज़ के ऊपर एक वक्त में काम कर रहा है। एक्स की वैल्यू ये है ट्रू, तो नॉट ट्रू उसको फॉल्स कर देगा। ट्रूथ टेबल में बेसिकली यही हम वैल्यूज़ को इस तरह से टेबल की फॉर्म में बनाकर सॉल्व करते हैं। ये जो ट्रू है ये एक्स की पहली वैल्यू है, इसके ऊपर जब नॉट इम्प्लीमेंट होगा तो उसने इसको फॉल्स कर दिया है। इसी तरह हम y की जो पहली वैल्यू फॉल्स है, चूंकि यहाँ पर y की पहली वैल्यू ट्रू थी, उसने उसको भी फॉल्स कर दिया। लेकिन माइक अपना ऑफ कर ली। जब आपके पास y की वैल्यू थी फॉल्स, तो नॉट ऑपरेटर जैसे ही इम्प्लीमेंट हुआ उसने उसको ट्रू कर दिया, यानी रिवर्स कर देता है, चेंज कर देता है। ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। यहाँ पर जिस तरह के इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास x है, मैंने इसकी वैल्यू ले ली ट्रू। यहाँ पर मेरे पास y है, इसकी मैंने वैल्यू ले ली है ट्रू। उसके बाद अब प्रिंट, और प्रिंट में मैं लिख देता हूँ, देखें उसने मुझे यहाँ पर खुद ही वैल्यूज़ जो हैं वो बनाकर दे दी हैं। तो ये देखें यहाँ पर मैंने उसको कहा ये प्रिंट यहाँ पर मेरे पास एक x वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है ट्रू, एक y वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है ट्रू। अब x एंड y, यानी कि x की वैल्यू जो ट्रू है और y की वैल्यू भी ट्रू है, तो फिर इसका आंसर, इस पूरे ऑपरेटर का आंसर मेरे पास आएगा ट्रू। और में एक भी ट्रू होगी तो आंसर ट्रू आएगा। अब ये देखें, नॉट में हम सबसे पहले नॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं NOT स्मॉल में ही, और उसके पैरेंथेसिस में हम वो वेरिएबल नेम पास करेंगे, क्योंकि नॉट ऑपरेटर एक वेरिएबल की वैल्यू पर वर्क करता है। तो अब y की वैल्यू थी ट्रू, नॉट उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। यहाँ पर ये हम मल्टीपल्स में भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर मैंने यूज़ किया ट्रू एंड ट्रू और फॉल्स एंड ट्रू और ट्रू एंड फॉल्स और ट्रू। तो इसका मुझे कोई आंसर बताएगा कि क्या आएगा। चलें, ये पहला वाला मैं इसी तरह सॉल्व कर देता हूँ। ट्रू एंड ट्रू, क्योंकि दो बूलियंस वैल्यूज़ के दरमियान ही ये लॉजिकल ऑपरेटर परफॉर्म होगा। तो ट्रू एंड ट्रू, आंसर क्या आया? ट्रू। अब इन दोनों का जो आंसर ट्रू आया है वो इस और के साथ फॉल्स को इम्प्लीमेंट करेगा, इस वाले ट्रू को नहीं करेगा। जो इन दोनों का आंसर आया होगा वो उसको इस फॉल्स के साथ और लॉजिकल ऑपरेटर इम्प्लीमेंट करेगा। तो इन दोनों का आंसर आया ट्रू, क्योंकि ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है। और फिर ट्रू और फॉल्स, आंसर दोबारा क्या आ गया? ट्रू। अब इन दोनों का आंसर ट्रू आया है, तो अब इस दोनों के आंसर ट्रू को वो इस वाले ट्रू के साथ एंड करेगा। तो ट्रू एंड ट्रू, आंसर दोबारा ट्रू, फिर ट्रू और ट्रू, आंसर फिर ट्रू। ट्रू एंड फॉल्स, अब आंसर क्या आया? फॉल्स। और फॉल्स और ट्रू, तो आंसर फिर मेरे पास ट्रू आया है। तो देखें इटसेल्फ मेरे पास आंसर क्या आया है? ट्रू। तो ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये दो ऑपरेंड्स के दरमियान वर्क करते हैं बूलियंस वैल्यूज़ के, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स बूलियंस वैल्यूज़ हैं, इनके दरमियान ये एंड हमारे पास यूज़ किया है। अच्छा, जो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था वो आप बीच में ही जो है वो इंटरप्ट कर दिया था। तो जो मैं एग्जांपल दे रहा था वो ग्रेडिंग की, तो उसमें हमारे पास मल्टीपल्स कंडीशंस होती हैं। इस एग्जांपल को भी हम जो है वो हमारे पास आगे इफ़ स्टेटमेंट्स आएंगी उसका यूज़ करते हुए हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसमें हम रेंज बता देते हैं कि अगर स्टूडेंट के नंबर 60 से लेकर 70 के दरमियान है तो फिर, और उसी के साथ हम कह देते हैं कि अगर स्टूडेंट के नंबर 60 से 70 के दरमियान की रेंज में है या फिर 70 से 80 के दरमियान की रेंज में है, तो फिर इसको ग्रेड असाइन करना है, फॉर एग्जांपल C। तो अगर वाकई ही उसके नंबर इन रेंज में होंगे तो फिर हम वहाँ पर क्या लिखेंगे?
इन दोनों के दरमियान हम लोग एक्सप्रेशन पास करते हैं एंड यहाँ पे ट्रू का। यहाँ पर कन्फ्यूजन जो है वो आ जाती है, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्क्स के जो नंबर एंटर करेगा यूज़र वो अगर ग्रेटर देन या फिर इक्वल हुए किसके 70 के, एंड चूंकि मुझे दोनों अपनी कंडीशंस क्या करवानी है ट्रू, एंड और अगर वो लेस देन हुए 60 से, बल्कि यहाँ पर हम लेस देन की ऑप्शन लगाएंगे कि अगर नंबर 70 के बराबर या 70 से कम हुए, और यहाँ पर दूसरी मैंने जो लगाई है अपनी कंडीशन कि 60 से भी वो कम ही होने चाहिए। जाहिर सी बात है 60 और 70 की रेंज के दरमियान हमारे पास टोटल कितने नंबर्स आते हैं 10 या 11, ठीक है। 60, 61 से लेकर 70 तक ये 11 रेंज आती है। तो अगर इन रेंज के दरमियान स्टूडेंट के नंबर होंगे तो फिर उसको ग्रेड असाइन करना है सी। तो इन दोनों के दरमियान जो मैंने अपना ये लॉजिकल ऑपरेटर एंड का इम्प्लीमेंट किया है, ये दोनों कंडीशंस अगर ट्रू होंगी तो फिर मेरे पास सी ग्रेड डिस्प्ले होगा आउटपुट में। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। यस, ग्रेटर देन, थैंक यू। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस फिर वो सेटिस्फाई करेगा कि हाँ आप कह रहे हैं कि 60 की रेंज होनी चाहिए सिर्फ 70 तक, 70 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए और 60 से कम की नहीं होनी चाहिए। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस के दरमियान मुझे अपना ये लॉजिकल ऑपरेटर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो वहाँ पर हमने ये फिर एंड और ऑपरेटर को पढ़ा है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और जो है वो सिनेरियो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर प्रिंट, और इसका आंसर जो है वो मुझे आप बताएंगे। ओके, इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, दिस प्रिंट फंक्शन। ट्रू। ओके, हमारे पास ठीक है, एक ने कहा है ट्रू, ओके, इसको हम रन करते हैं तो आंसर इसका बिल्कुल ट्रू ही आया है, क्योंकि यहाँ तक जो है वो बिल्कुल आंसर हमारे पास फॉल्स 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 आता जाएगा, लेकिन लास्ट पे जब फॉल्स और ट्रू करेगा तो फिर आंसर हमारे पास ट्रू आ जाएगा। माइक अपना काइंडली ऑफ कर लें अगर क्वेश्चन नहीं है, वरना भी बाद में जो है वो इंटरप्शन ना हो। ओके, क्लियर है। तो ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स थे। अच्छा चलें, इसी का अगर ओके, अब इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स। एग्जैक्टली फॉल्स आएगा, क्योंकि पहले आंसर ट्रू आ रहा था, अब स्टार्टिंग में मैंने नॉट लगा दिया है, तो वो उस फाइनल वाले ट्रू वाले आंसर को नॉट ऑपरेटर क्या करता है, फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर्स, जिनको कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहा जाता है, वो हम लोगों ने पढ़े, और उसी के साथ हमारे पास यूज़ होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें हमने पढ़ा कि वेरिएबल को जो वैल्यू असाइन करते हैं वो तो असाइनमेंट ऑपरेटर है, लेकिन एडिशन असाइनमेंट भी यूज़ होता है, और हमारे पास यूज़ होता है सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज़ होते हैं। और फिर उसी के साथ हमने यहाँ पर यूज़ किया है अपने लॉजिकल ऑपरेटर का। सो ओके, आज एक और ऑपरेटर चले देख लेते हैं। अच्छा, आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है वो हमारे पास मोस्टली यूज़ नहीं होता, क्योंकि आइडेंटिटी ऑपरेटर सिर्फ ये चीज़ हम लोग चेक करने के लिए यूज़ करते हैं कि क्या
जो दो वेरिएबल्स के रेफरेंस हमने एक दूसरे को दिए हैं, क्या वो सेम ऑब्जेक्ट को मेमोरी में स्टोर एक्सेस कर रहे हैं? तो उसके लिए हमारे पास इज़ या फिर इज़ नॉट का ऑपरेटर यूज़ होता है। और हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर। अच्छा, जो बिटवाइज ऑपरेटर है वो हमारे पास यूज़ होता है बिट्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर वेट अ मिनट, ओके ये देखें यहाँ पर ये हमारे पास बिट्स के अकॉर्डिंग वर्क करता है। बिटवाइज में भी हमारे पास 4 तरह के ऑपरेटर्स हैं, जो मोस्टली हमारे पास चार से भी बल्कि हम लोग 2 या 3 को ही यूज़ करते हैं। बल्कि इसमें एक हमारे पास यहाँ पे बिटवाइज एंड ऑपरेटर है। कॉन्सेप्ट इसका वही है जो मैंने लॉजिकल ऑपरेटर में आपको बताया है। लॉजिकल एंड का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, सेम एग्जैक्ट बिट एंड ऑपरेटर का वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये बिट्स में वर्क करता है। बिट्स हम लोग कंप्यूटर की मेमोरी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो उसमें बिट्स हमेशा 0 और 1 होती हैं, क्योंकि कंप्यूटर या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, जो भी टास्क हम इनका यूज़ करते हुए कर रहे हैं, ये 0 1s में वर्क हो रहे हैं। ठीक है, ये बात तो आप लोगों को पता होगी कि 0 1 ही कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है। तो अच्छा, यहाँ पर ये जो 111 है कन्वर्जेशन, मैंने इसलिए कहा है कि मैं आपके साथ आफ्टर द क्लास में आपके साथ रिकॉर्डेड वो एक वीडियो शेयर करूँगा, उसमें मैंने बिटवाइज ऑपरेटर्स का भी बताया है कि बिट्स को नंबर को कन्वर्ट किया जाता है बिट्स में, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वर्किंग होती है। ये जो 111 है ये बिट्स हैं 3 नंबर की, बल्कि 3 नहीं, आई थिंक 5 की है हमारे पास। बिट्स में कन्वर्ट करते हैं हम लोग डेसिमल से बाइनरी। ये कन्वर्जन्स आप लोगों ने पढ़ी होंगी। जब भी हम लोग डेसिमल से बिट्स में नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं तो 2 के साथ एलसीएम लेते हैं। तो जब 5 का एलसीएम लेंगे 2 के साथ तो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, 1 बच जाएगा। तो ये बिट्स आई थिंक हमारे पास फिर मे बी 7 की हो सकती हैं। इसमें तो मैं खुद भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। तो बहरहाल उस वीडियो में मैंने यही वाली एग्जांपल्स का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो अब चूंकि टाइम भी हमारे पास शॉर्टली रह गया है, तो जो 2 ऑपरेटर्स रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में उनको कवर कर लेंगे, और फिर उससे नेक्स्ट टॉपिक को वहीं पे हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, जो कि हमारे पास होगा कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ये बिट्स वाइज ऑपरेटर लॉजिक्स इसकी सारी वही है जो लॉजिकल एंड और नॉट की बताई है। बिट वाइज एंड और नॉट की भी वही लॉजिक्स हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास बूलियंस वैल्यूज़ पे वर्क कर रहे थे, ये बिट वाइज ऑपरेटर्स नंबर्स को बिट्स में 0 और 1 में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे भी 0 का मतलब है फॉल्स और 1 का मतलब है ट्रू, तो वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। और जब हम अपने डेटा में से फिल्ट्रेशन कंडीशंस के मुताबिक इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर वहाँ पर मोस्टली हमारे पास ये बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। और लॉजिकल में तो हमने ए एंड डी एंड ओ आर और का यूज़ किया है, लेकिन बिटवाइज के हमारे पास सिंबल्स यूज़ होते हैं। तो ओके, क्लियर है? कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके,
ओके ग्रेट, देन फिर हम अपनी आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी की जो 2 ऑपरेटर्स हैं उनको कवर कर लेंगे और फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग। अल्लाह हाफिज़।